बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी अल्फा एकेडमी। पिछली वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है। हमने ये पढ़ा था कि सेल को स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, और साथ साथ हमने सेल की मुख्तलिफ ऑर्गेनेलिज के बारे में पढ़ा था। और हमने ये बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी जानदार हैं, वो सेल से बने हैं। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है कि अगर सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी जानदार हैं वो सेल से बने हैं, तो फिर सेल किस चीज से बना है, और सेल के साथ साथ और कौन कौन सी इस तरह की चीजें हैं और कौन कौन से ऐसे लेवल्स हैं जो हमारे अंदर मौजूद हैं। तो यही क्वेश्चंस, यही सवालात हमें लेके आते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, जो कि है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। चलिए शुरू करते हैं। लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस वीडियो के दो पार्ट्स हो गए, जिसमें पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस को, और दूसरे हिस्से में फिर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले, यानी सबसे छोटे लेवल के साथ, जो कि है एटम्स। अब आप जिस भी लिविंग थिंग को देखें, जानदार को देखें या फिर बेजान किसी चीज को देखें, अगर आप उसको टू द मोस्ट सिंपलेस्ट यूनिट तक अगर आप उसको तोड़ कर ले जाएं, तो आखिर में एक वक्त ऐसा आएगा, आप आखिर में एक ऐसे जर्रे तक पहुंच जाएंगे जिसको फिर आप मजीद ब्रेक डाउन जिसकी नहीं कर सकते। उस एक जर्रे को कहते हैं एटम। ये फिर सेम काइंड ऑफ एटम्स वो इकट्ठे होते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं, और फिर उनको कहते हैं एलिमेंट्स। और अगर हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरफ आते हैं, अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ आते हैं, जानदार की तरफ आते हैं, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं इस दुनिया में, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 16 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाया है। इन बायोमॉलिक्यूल्स में फिर 6 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिन्होंने 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बनाया है। मतलब कि 99% सेल का 99% हिस्सा इन 6 बायोमॉलिक्यूल्स ने बनाया है, और बाकी के जो 10 हैं उन्होंने बाकी 1% हिस्सा बनाया है। अब उन 6 में कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले आता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस एंड कैल्शियम। फिर उसके बाद बाकी जो 10 है उनमें आता है पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, फेरन, कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन। इन 10 ने मिलकर फिर जो बाकी 1% रहता है, वो सेल का जो बाकी 1% हिस्सा रहता है, वो बनाया है। ये जो 16 एलिमेंट्स अभी हमने पढ़े हैं, इनको कंबाइनली कहा जाता है बायो एलिमेंट्स। क्यों इनको बायो एलिमेंट्स कहा जाता है? क्योंकि ये इनसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। तो अभी हम आते हैं इससे एक स्टेप ऊपर। अब यही बायो एलिमेंट्स जो हैं ये कंबाइन होते हैं, एक ग्रुप्स बनाते हैं, बॉन्ड्स बनाते हैं एक दूसरे के साथ, और वो एक दूसरी शेप, दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, जिनको मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। चूंकि मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, इनसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बनते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। फिर उनकी बायोमॉलिक्यूल्स की अब मजीद दो टाइप्स हैं। एक को कहा जाता है माइक्रो बायोमॉलिक्यूल और दूसरे को कहा जाता है मैक्रो बायोमॉलिक्यूल। माइक्रो बायोमॉलिक्यूल जिनका 1000 किलो डाल्टन से साइज कम होता है, और मैक्रो बायोमॉलिक्यूल वो वाले मॉलिक्यूल हैं जिनका साइज, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा होता है। मैक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स, और माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में आते हैं जितने भी सिंपल शुगर्स हैं हमारे पास, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, सुक्रोज, शुगर एटसेट्रा, ये सारी चीजें माइक्रो बायोमॉलिक्यूल्स में आती हैं। अब यही मॉलिक्यूल्स ये जब कंबाइन होते हैं तो ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि फिर हमारे सेल के अंदर डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस कैरीड आउट करते हैं। उन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है ऑर्गेनेलीज, और ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हमारे सेल के अंदर स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करते हैं। जिस तरह के हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये क्या काम करता है? ये हमारे सेल के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन करता है। और इसके साथ जैसे कि राइबोसोम हो गए, राइबोसोम क्या काम करते हैं? ये हमारे बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो इनको कहा जाता है ऑर्गेनेलीज। अब यही ऑर्गेनेलीज एक स्पेसिफिक जगह में, एक स्पेसिफिक इलाके में इकट्ठे होकर
स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं, अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो उस जगह को, उस इलाके को कंबाइनली कहा जाता है सेल। सेल एक ऐसी जगह है जहां पे बहुत सारी ऑर्गेनेलीज मिलकर अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। पिछली वीडियो में हमने सेल की एक सिंपल सी डिफिनेशन पढ़ी थी जो कि थी सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। अब इसको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है ये मैंने उसी वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जरूर जाकर उस वीडियो को चेकआउट कीजिएगा। और हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब के सब किस चीज से बने हैं, वो सारे के सारे बने हैं सेल से। और सेल के बारे में एक दूसरी बात है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सबको पता होनी चाहिए कि सेल जो है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है यूनिसेलुलर के। ये वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने होते हैं तो उनके लिए सेल जो है ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो उनमें यही सेल इकट्ठे होते हैं और ये एक स्पेसिफिक, ये एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जो फिर स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं, फंक्शन करते हैं हमारी बॉडी में। इस ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल को कहा जाता है टिश्यू। हमारी बॉडी में मुख्तलिफ टिश्यूज हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल एपिथेलियल टिश्यूज हो गए, कनेक्टिव टिश्यूज हो गए, मसल टिश्यूज हो गए और नर्वस टिश्यूज हो गए। टिश्यूज सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। ये डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होते हैं, ये अपना ग्रुप बनाते हैं और इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज को कहा जाता है ऑर्गन। हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जैसे कि हार्ट, जैसे लंग्स, जैसे स्टमक। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये किस चीज से बने होते हैं, ये डिफरेंट टिश्यूज से बने होते हैं। डिफरेंट टिश्यूज कंबाइन होते हैं एक स्पेसिफिक फंक्शन कैरी आउट करने के लिए, तो उन ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज को कहा जाता है ऑर्गन। जैसे कि हार्ट क्या काम करता है? हार्ट हमारे बॉडी में जितना भी ब्लड है उसकी पंपिंग करता है। और हार्ट कौन कौन से टिश्यूज से बना होता है? हमारे हार्ट में एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जो इसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो उन्होंने बनाई हुई होती है। और हमारे हार्ट में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो इसके स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारे हार्ट की मूवमेंट है वो होती है मसल टिश्यूज की वजह से। हमारे हार्ट में ये तीन तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज और मसल्स टिश्यू। और इसी तरह डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गन्स इकट्ठे होते हैं, वो ग्रुप बनाते हैं, कंबाइन होकर एक सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं, एक कंबाइंड फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। जैसे कि हमारे बॉडी में है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम देखें तो उसमें हार्ट एक ऑर्गन है, उसमें आर्टरीज, उसमें वेन्स और उसमें कैपिलरीज। तो ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ये इकट्ठे हुए हैं और ये हमारी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन को ये कैरी आउट करते हैं। ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो इकट्ठे हुए हैं और ये एक काम कर रहे हैं, तो इसको कहा जाता है ऑर्गन सिस्टम। इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम भी है हमारे बॉडी में, नर्वस सिस्टम है, बहुत ज्यादा ऑर्गन सिस्टम्स है हमारे बॉडी में जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब आते हैं ऑर्गेनिज्म पर कि ऑर्गेनिज्म क्या है। ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल लिविंग बीइंग। ऑर्गेनिज्म जो है ये एक कंप्लीट लिविंग बीइंग है, ये एक जिंदा मखलूक को कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जो हमने अभी ऑर्गन सिस्टम्स पढ़े, वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इनके अंदर होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हमने सेल के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज होती हैं और वो अपने फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। इसी तरह एक ऑर्गेनिज्म भी एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स हैं और वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं जिनकी वजह से हम जिंदा हैं। और इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी एग्जांपल है एक इंसान। आप एक इंसान को देख लें, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या फिर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं, आप किसी भी जानवर को देख सकते हैं, आप पौधों को देखें, आप पेड़ को देखें, तो आपको जो भी चीजें नजर आ रही हैं, जो भी जिंदगी आपको नजर आ रही है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड इट इज द हाईएस्ट यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब आते हैं हम अपनी वीडियो के, अपने लेक्चर के सेकेंड हाफ पर, जो कि है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हमने अभी बात की कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बने हैं सेल से, लेकिन अब बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल की तकसीम अलग अलग की गई है। तो उसमें सबसे पहले आते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी जानदार आते हैं वो सारे के सारे
एक सेल से बने होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। उनके सारे काम, जितने भी उनके जरूरी काम होते हैं जिंदा रहने के लिए, वो सब के सब उस एक सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनरीज हैं वो परफॉर्म करती हैं। उनको किसी और ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती जिंदा रहने के लिए। ऑर्गेनरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिविटी, जो कि मैंने अभी बात की कि जितने भी उनके ऑर्गेनरीज हैं वो सारे की सारी उनके सारे जरूरी काम करती हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं, इनकी जिंदगियां बहुत कम होती हैं। दे हैव शॉर्टर लाइफ स्पैन। और इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली होती है। एसेक्सुअल मतलब ये कि इनको मेल एंड फीमेल सेल्स नहीं चाहिए रिप्रोड्यूस होने के लिए। ये खुद ही डिवाइड होते हैं और बाकी सेल्स में एक सेल डिवाइड होता है और उससे बाकी सेल्स बनते जाते हैं। एक सेल डिवाइड होता है और उससे और सेल्स बनते जाते हैं। इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअली होती है, सेक्सुअली नहीं होती। और इसके एग्जांपल्स में आते हैं, सबसे कॉमन एग्जांपल है बैक्टीरिया और पैरामीशियम। और फिर इसके बाद यूनिसेलुलर के बाद आती है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके भी जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे एक सेल से बने होते हैं, लेकिन इनकी खास बात यह है कि इसमें जो सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो ग्रुप्स बनाते हैं और उस ग्रुप को कहा जाता है कॉलोनी। और दूसरा, अनलाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये डिपेंडेंट होते हैं। इनमें डिवीजन ऑफ लेबर्स होता है। अगर ये कॉलोनी में रह रहे हैं तो उस कॉलोनी में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अभी इनके जितने भी लाइफ एक्टिविटीज होंगी, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन हो गई, डिफेंस हो गया, और अगर फूड प्रोडक्शन हो गई, ये सारे के सारे काम इनकी कॉलोनी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को अलॉट किए गए होते हैं। ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है मुख्तलिफ कामों के लिए। और इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों तरीकों से होती है। वो सेक्सुअली भी होती है, मतलब कि उसमें मेल और फीमेल के सेल्स का फ्यूजन होता है, तो ये सेक्सुअली भी होती है इनकी रिप्रोडक्शन। और इनकी रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअली भी होती है, जिस तरह के यूनिसेलुलर डिवाइड होते थे और उनसे बाकी सेल्स बनते थे। और अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो इसके एक मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जो कि एक अलगाई है, और वो है वोल्वॉक्स। फिर इसके बाद आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर, ऑर्गेनाइजेशंस पर। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सारे मल्टी सेलुलर हैं। मतलब ये है कि वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं, और उनके अंदर फिर टिश्यू भी होते हैं, उनके अंदर ऑर्गन्स भी होते हैं, और उनके अंदर ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं। अगर आप, जिस तरह हम इंसान एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं और हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, ऑर्गन पाया जाता है और टिश्यू पाया जाता है। इससे पहले हमने जो दो पढ़े, जो हमने कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी और जो हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी, उनमें से किसी एक के अंदर भी टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता। इनमें जो है सेल स्पेशलाइजेशन होती है। सेल स्पेशलाइजेशन मतलब ये है कि जैसे कि ये मेनी सेल्स से बने होते हैं, डिफरेंट सेल से बने होते हैं, तो इनके अंदर सेल स्पेशलाइज्ड होते हैं स्पेशल फंक्शंस के लिए। इनके अंदर मुख्तलिफ सेल्स मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इनमें मुख्तलिफ टिश्यूज मुख्तलिफ काम करते हैं, ऑर्गन्स मुख्तलिफ ऑर्गन होते हैं जो मुख्तलिफ काम परफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं। और इसी डिवीजन को, इसी स्पेशलाइजेशन को कहा जाता है डिवीजन ऑफ लेबर। इनकी अगर आप लाइफ स्पेन को देखें, जैसे कि हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था कि एक बैक्टीरिया की नॉर्मल, अगर आप एस्केरिशिया कोलाई को देखें तो उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी 20 मिनट तक होती है, वो हर 20 मिनट के बाद डिवाइड होता है। लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को देखें, वो सालों तक जिंदा रहते हैं। और इनमें भी कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी जो रिप्रोडक्शन होती है वो बहुत सेक्सुअली भी होती है और एसेक्सुअली भी होती है। अब मल्टी सेलुलर में कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी मौजूद हैं जो कि एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनमें ज्यादातर प्लांट्स आते हैं। अब अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल की तरफ देखें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स आते हैं, फंजाई आते हैं और कुछ अलगाई भी आते हैं। सिंपल ये है कि आपको जितनी भी चीजें आपकी आंखों से दिख रही हैं, अगर आपको कोई जिंदा चीज है और वो आपको आपकी आंखों से दिख रही है, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आती है। एक हाथी से लेकर एक मच्छर तक, अगर आपको कोई भी चीज है, आपको अगर आपकी आंखों से दिख रही है, वो जिंदा है, तो फिर वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और वो एक मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके